We welcome all of you to the grand finale of the Vibrant Gujarat Regional Conference, Central Gujarat Region, Vadodara. It is indeed our pleasure to welcome all of you. We are just moments away from commencing our monumental valedictory session. May I request all our esteemed guests, delegates and media friends to kindly settle down as our Honorable Union Minister Sir, Shri Rajnath Singh, our Honorable Chief Minister, Shri Bhupendra Bhai Patel, and our other dignitaries have arrived. So we request you to kindly take up your seat, please. Settle down. Those who are also in between the walkway, we humbly request each one of you to kindly take up your seats, please. आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सर का। साथ में हम स्वागत करते हैं हमारे गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब, और साथ में हम स्वागत करते हैं हमारे माननीय मंत्री श्री राजीव रंजन जी। बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हम मंच पर स्वागत करते हैं डॉक्टर मनीषा वकील, माननीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल कल्याण, श्री संदीप इंजीनियर, CMD एस्ट्रल एंड प्रेसिडेंट GCCI। साथ में हम स्वागत करते हैं ममता मैडम, IAS, ACS उद्योग एवं खान विभाग, गुजरात सरकार। आइए, we request Shri P.K. Taneja, President GSFC University, to kindly take up his seat on the dais. We welcome you, sir. आइए मंचासीन सभी महानुभावों का तालियों की गूंज के साथ पुनः एक बार स्वागत करें, अभिवादन करें। To bring this monumental two-day journey to its grand finale, we are deeply privileged to have the highest echelons of leadership with us. और इस गरिमामय दोपहर की शुरुआत अत्यंत सम्मान और कृतज्ञता के साथ हम फेलिसिटेशन सेरेमनी के साथ शुरू करेंगे। मैं विनती करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब को कि वे हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह साहब का इस धरा पर स्वागत करें। A leader of unmatched stature and national pride. Let's welcome him with a resounding sound of applause. धन्यवाद। मैं मंत्री डॉक्टर मनीषा बहन वकील से नम्र अनुरोध करती हूं कि वे गुजरात के प्रोग्रेसिव ग्रोथ और विजन के सूत्रधार हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब का स्वागत करें, अभिवादन करें। Moving forward, I request Mamta Verma Madam to kindly welcome Shri Rajiv Ranjan Sir, Honorable Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, पिछले 2 गौरवशाली दिनों में सेंट्रल गुजरात रीजन का यह वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस विचारों, नवाचार और एक अद्भुत तालमेल का पावर हाउस साबित हुआ है। We have celebrated the spirit of enterprise and today we stand at the threshold of a historic culmination. इसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए और इस कॉन्फ्रेंस की अभूतपूर्व उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए मैं तालियों के साथ स्वागत करूंगी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड माइंस डिपार्टमेंट मैम ममता वर्मा का। मैडम, यू वेलकम प्लीज। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। परम आदरणीय भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और स्पेशली आज के वैलिडिक्टरी प्रोग्राम में। ये वैलिडिक्टरी प्रोग्राम सिर्फ बड़ौदा रीजन का नहीं है, बल्कि जो हमने पहली बार
एक प्रयास किया है माननीय मुख्यमंत्री श्री की सूचना और उनकी लीडरशिप से जो पहली बार प्रयास किया है कि हम किस तरह से वाइब्रेंट गुजरात के जो सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है उसको हम किस तरह से रीजनल लेवल पे ले जाएं, उसके लिए एक प्रयास है। और मैं यहाँ पे एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपको दे रही हूँ गुजरात के बारे में, किस तरह से हमने रीजनल वाइब्रेंट गुजरात का एक संकल्प लिया और साथ साथ में उसमें किस तरह की उपलब्धि किया है। नेक्स्ट सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइब्रेंट गुजरात इन 2003 and we all know that it has become a very important platform for partnership, for accelerating industrialized development of the state, and it also established Gujarat as a growth engine of India. And we realized that now the Gujarat has become mature, and with the inspiration from Honorable Prime Minister Sir and our Honorable Chief Minister Sir and Deputy CM Sir, this idea was thought that why can't the benefit of Vibrant Gujarat Global Summit be replicated at the regional level. And therefore, we started with the concept of Vibrant Gujarat Regional Conferences. And this idea was simple but quite transformative, because every region possesses unique strength, every district possesses untapped potential, and every entrepreneur deserves global exposure, and every investment opportunity deserves a platform. So, इसी हमने आइडिया के लिए ये रीजनल वाइब्रेंट कॉन्फ्रेंस को ये किया, एंड द आइडिया वाज टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, द आइडिया वाज आल्सो टू स्ट्रेंथन रीजनल कॉम्पिटिटिवनेस एंड एंश्योर दैट द आइडिया ऑफ ऑनरेबल पीएम सर ऑफ विकसित भारत बाय 2047 इज रियलाइज्ड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ विकसित गुजरात. The entire Gujarat was divided into 4 regions. We started with North Gujarat in October. Then we moved on to Saurashtra, where Honorable PM Sir came, and then we went to the South India on South Gujarat, on May, and now we are in the last leg of our regional conferences, that is in Baroda for the central region. And we have realized that all these regions possess immense opportunities, and basically to present and to form one integrated economic ecosystem, we thought that of connecting the untapped potential of these regions with the global opportunities. And this is basically a true spirit of regional, balanced regional growth, and also a spirit of cooperative federalism. Next. अगर सिर्फ सेंट्रल गुजरात की बात करें तो ये 2 दिन का जो सम्मेलन था वो कल उसकी शुरुआत हुई. माननीय सीएम सर ने, माननीय मनोहर लाल सर, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ पे एग्जीबिशन से उसको ओपन किया. एंड द थीम ऑफ एग्जीबिशन वाज बेसिकली वोकल फॉर लोकल एंड हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी. एंड बेसिकली इट कैप्चर्ड द इंडियाज ट्रू स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस. सो हमने देखा कि बहुत सारे डिग्नेटरीज ने ऑनरेबल, इट वाज आल्सो अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म वेयर द एम्बेसडर ऑफ रवांडा, यूक्रेन, एंड द इंडस्ट्री लीडर्स आल्सो प्रेजेंटेड देयर व्यूज, एंड इट वाज अ स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट फ्रॉम बोथ द इंडस्ट्री लीडर्स एंड द ग्लोबल कॉर्पोरेशंस, एंड दिस बेसिकली बिकेम अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर द ड्रीम्स टू बी रियलाइज्ड. अगर हम सिर्फ बात करें पार्टिसिपेशन डिटेल्स की, तो ये इस इवेंट के लिए, सेंट्रल गुजरात के इवेंट में 19,000 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ. 300 से ज़्यादा इंटरनेशनल डेलीगेट्स, कंपनीज और इंडिविजुअल्स का हुआ. बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स काफ़ी हुई हैं. बहुत सारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट की जो मीटिंग्स हैं वो 440 से ज़्यादा हमारी मीटिंग हुई है. और उसके अलावा इन 2 दिनों में हमने 27 सेमिनार्स किए अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स हमने किए, जिससे हमारा जो इस रीजन का जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको हमने बताया. एंड वन थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज दैट diversity of these seminars reflected vast investment opportunities for this region. And Japan and Russia also had their country seminars, and they also directly collaborated with the companies here. So now I'll talk about the outcomes of the last 4 regional Gujarat conferences. And since it is last, we would like to also sum up so that what we have achieved and what is our goal for the next thing. अगर हम इसकी बात करें तो इन 4 समिट में हमारे पास 7 पार्टनर कंट्रीज़ थे, राइट फ्रॉम द जापान टू यूएई, यूक्रेन, वियतनाम, एंड इसके अलावा 14 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस थे. एंड
स्पेशली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जिसमें लोकल MSME और Tier 2 के जितने भी Tier 2, Tier 3 सिटीज़ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो डायरेक्टली मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ बात कर सकें, फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ बात कर सकें, फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं उनके साथ बात कर सकें। और पूरे जो 7, अगर हम 7 इसकी जो 7 पार्टनर कंट्रीज़ के साथ चारों में हमने देखा है, तो मोर देन 97,000 का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ, लोग आए, 1300 से ज़्यादा इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए और 2000 से ज़्यादा बिजनेस मीटिंग्स हुई हैं। सो नाउ वी आर सीइंग दैट द वर्ल्ड इज़ नॉट लुकिंग एट गुजरात एट अ मैक्रो लेवल, द वर्ल्ड इज़ लुकिंग मोर डीपर इनटू गुजरात। सर, जो एक यहाँ पे मैं एक प्रस्तुतिकरण जो जिसका करना चाहूँगी कि हमने पहली बार लोकल टू ग्लोबल थीम के हिसाब से रिवर्स बायर सेलर मीट किया, और इसमें हमने देखा कि हमने चारों रीजन में हम 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ के हम बायर्स लेके आए, क्योंकि हमने देखा है कि अभी जिस तरह की मार्केट में अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो गई है एंड जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से नए मार्केट्स को सर्च करना, उनके साथ डायरेक्टली कोलैबोरेट करना, वो बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हमने वहाँ पे रिवर्स बायर सेलर मीट किया और उसमें 20 से कंट्री से ज़्यादा लोग आए, साथ साथ में 10,000 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं। और मुझे यहाँ बताते हुए बहुत खुशी हुई है कि कम से कम 1680 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एक इंक्वायरी जनरेट हुई है, और उसमें से कहीं ज़्यादा करीब 400 से 500 करोड़ तक के लोगों को डायरेक्ट उनको ऑर्डर्स मिले हैं, जिससे उनको आवर कंपनीज कुड डायरेक्टली कोलैबोरेट विद द फॉरेन बायर्स। और एक दूसरा इसका जो आउटकम रहा है कि इस पूरे रीजनल कॉन्फ्रेंसेस में हमने गुजरात में ज़्यादा से ज़्यादा GIDC एस्टेट्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ऐसे हम क्लस्टर्स बना सके जिससे MSME हो, महिलाओं हो, उनको प्लॉट एंड शेड्स मिल सके, उनको ज़मीन मिल सके। उसके लिए हमने 33 पूरे राज्य में सर 33 नए स्मार्ट GIDC की रचना किया, और जिसका एरिया 13,225 एकड़ हमने इस माध्यम से हमने उसको किया। और ये सभी आने वाले समय में, आने वाले सालों में ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ के लोगों को, जिससे वो लोग यहाँ पे अपने यूनिट स्टैब्लिश कर सकें। एंड ऑल्सो दीज विल बी दी GIDC estates where these will be also be created, a global competitive manufacturing destinations will be created through this thing. And this is how Gujarat is preparing for the next 2 decades towards realization of Viksit Bharat. सर, एक जो दूसरा इनिशिएटिव हमने इन्हीं माध्यम से गुजरात के जो ये रीजनल सम्मेलन के माध्यम से हमने किया कि हमने 1 क्लिक बटन के थ्रू हमने 4,600 से ज़्यादा करोड़ का हमने इंसेंटिव डिसबर्स किया। और उसमें जो लोन यहाँ पे जो हमने उद्यमी मेला किया, उसमें करीब 3,800 करोड़ से ज़्यादा लोन सैंक्शन किया, जो हमने डायरेक्टली लोगों को दिया। यहाँ पे ये एक ऐसा माध्यम बना जहाँ पे लोगों को आर्टिजन कार्ड्स मिले, सैंक्शन लेटर्स मिले, नए MSME यूनिट्स इस्टेब्लिश करने के लिए। साथ साथ में वहाँ पे स्टार्टअप्स के 2,200 से ज़्यादा AI एप्लीकेशन डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है स्टार्टअप्स को, MSME को, और 7 से 50 से ज़्यादा यहाँ पे ZLD सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। और इन सभी के माध्यम से हम यहाँ के MSME को एक ग्लोबल वैल्यू चेन में लाना चाह रहे हैं, और साथ साथ में उनको नर्ज कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट के लिए तैयार हों। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने कुछ ही दिनों में माननीय CM साहब और माननीय डिप्टी CM साहब के सपोर्ट से सर हमने नई अपनी औद्योगिक नीति को हमने अनाउंस किया है। और ये एक नीति है जो एक पहली बार it's a paradigm shift in terms of the policy change. We have, for the first time, we have come out with a choose your incentive advantage. So we are basically giving a basket, and we are asking the industries to choose from this basket. They can choose, they know that what they want as far as subsidies are concerned, so they can choose from this basket. हमने 21 से ज़्यादा thrust sectors को हमने define किया, और एक बहुत बड़ा focus है green industrial इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिससे सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग हो सके। और साथ साथ में हमने वर्किंग वुमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा इसमें इनपुट रखे हैं। उनको इंटरेस्ट सब्सिडी ज़्यादा देने का है, साथ साथ में एक इंफ्रास्ट्रक्चर करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, और स्पेशली वो महिलाएं जो अपने फैमिली के सबैटिकल के बाद वो जो वापस आना चाहते हैं वर्कफोर्स में, उनके लिए खास प्रावधान रखा है। साथ साथ में हमने गुजरात को प्रेजेंट कर रहे हैं एज अ ग्लोबल R&D हब की तरह, जिससे वो यहाँ पे रिसर्च कर सके, यहाँ पे ग्लोबल टैलेंट गुजरात में आकर के रह सके। एंड इससे ना ही केवल हमारे यहाँ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग होगी, साथ साथ में इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइज डेवलप होंगी, ग्रीन इंडस्ट्रीज आएंगी, और एक
बहुत हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ के युवाओं को मिलेगा, साथ साथ में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और वुमेन एम्पावरमेंट में भी होगा। तो ये सभी प्रयासों से हमारी ये कोशिश है कि हम यहाँ के लोगों को ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ हम इंटीग्रेट करें। एंड दिस ऑल्सो मीन्स, द पॉलिसी ऑल्सो मीन्स टू प्रोवाइड अ वेरी स्टेबल, predictable and future ready policy environment that will give a level playing field and also the confidence to our investors so that they can come here, invest here, and at the same time we have emerged as a very trusted partner for anyone who come and they will collaborate here. We are not only doing we are not only doing we are talking about these policies. We have made the economic master plan of entire state, and through this economic master plan जो हमने अपने 6 रीजन के लिए इकोनॉमिक मास्टर प्लान किया है, उसमें हमने करीब 15 लाख करोड़ का एक अलग अलग तरह के 500 प्रोजेक्ट्स डिफाइन किया है, और ये सभी प्रोजेक्ट्स के लिए ऑलरेडी DPR बना दिया गया है। तो धीरे धीरे जो विकसित जो भारत का जो एक सपना है, जिसमें गुजरात एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, एंड फॉर दैट वी नॉट ओनली हैव अ विजन बट वी हैव अ वेरी कॉन्क्रीट एक्शन प्लान एंड थ्रू विच वी वुड लाइक टू progress further. And all this initiative will definitely mean that we will reduce the logistic cost, we will improve the supply chain efficiency, and also will improve the export competitiveness, and through this we will try to make Gujarat as the most efficient manufacturing destination of the country. सो इस तरह से हमने ग्लोबल लीडर्स को रखा, हमने इंडस्ट्री के साथ उनको कोलैबोरेट किया, एंड द एंगेजमेंट्स वर नॉट ओनली मेरली सेरेमोनियल, इट वाज बेसिकली इट आल्सो मेंट अ लॉट ऑफ पॉलिसी डायलॉग्स हैपेंड थ्रू दीज कॉन्फ्रेंसेस, एंड also we also identified a lot of challenges and bottlenecks, and also it meant that we can provide a timely resolution to all these challenges. Next. सो इसके सभी के लिए जो आज के अभी कल के गुजरात के लिए हमने जो सेमिनार्स किए, हमने पार्टनर कंट्रीज़ के, हमने एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हमने जो इसके लिए जो पहल किया, हमने ग्रीन हाइड्रोजन के इकोसिस्टम में जो हम आगे करने जा रहे हैं, तो इसी तरह के हमने ऐसे सेमिनार्स किए हैं जिसमें ओवरऑल 150 से ज़्यादा सेमिनार्स किए हैं। और यहाँ पे मैं खास बताना चाह रही हूँ कि हमने सेमीकंडक्टर से लेकर के क्वांटम कंप्यूटिंग की बात किया, हमने स्पेस टेक से लेके बायोटेक्नोलॉजी की बात किया, हमने ग्रीन हाइड्रोजन से क्रिटिकल मिनरल की बात किया, हमने एग्रीकल्चर से AI की बात किया है, लॉजिस्टिक्स से क्लाइमेट एक्शन की बात किया है। सो ऑल दीज डिस्कशंस आर हेल्पिंग गुजरात टू बेसिकली पार्टिसिपेट मोर इन द ग्लोबल ट्रेंड्स रादर देन मेनली रिस्पॉन्ड टू दैट, एंड दिस ऑल्सो मीन्स दैट गुजरात रिमेन्स एट द फोरफ्रंट इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल इंडस्ट्रियल थिंकिंग। एंड जहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक एग्जीबिशन लगा है, और अगर हम सारे एग्जीबिशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 2,90,000 से ज़्यादा यहाँ पे फुटफॉल रहा है चारों रीजनल कॉन्फ्रेंस में। जो एरिया रहा है 64,000 से ज़्यादा स्क्वायर मीटर का एरिया रहा है। पूरे 4 सेमिनार्स के एग्जीबिशंस में 14 से ज़्यादा लोग एग्जिबिटर्स रहे हैं। एंड बेसिकली थ्रू दीज प्लेटफॉर्म वी हैव गिवन विजिबिलिटी टू MSMEs। हमारे जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के जो लोग हैं उनको विजिबिलिटी एक मिली है। एंड बेसिकली इट हैज़ ऑल्सो connected artisans with the market. It has also showcased innovation, and it has also inspired the young entrepreneurs. Next. So abhi if I talk about the remarkable journey, तो अभी we are not only thinking that what we have achieved in the last few years, but now we are again moving forward how we in Gujarat is going to play a major role in terms of Viksit Bharat 2047। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, तो गुजरात को हम स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं ग्लोबल वैल्यू चेन में। हमारा जो डिसेंट्रलाइज जो रीजनल बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट की बात है, उसको हम रीजनल डिसेंट्रलाइज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की बात करते हैं। हम लोकल लोगों को हम ग्लोबल के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड थ्रू ऑल दीज रीजनल कॉन्फ्रेंसेज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इन जनवरी 27 में we will culminate with all these achievements. We will now ready to basically host the next Vibrant Gujarat Global Summit in January 27. I would also like this opportunity to invite each one of you to come and participate there, and let us march together, let us join hand together so that we march with confidence towards Viksit Bharat goal and through Viksit Gujarat platform. तो मैं इसी के साथ अपना ये प्रस्तुतिकरण पूरा करती हूँ, और साथ साथ में आपको फिर से आपका आभार भी मानती हूँ। आप जो यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, माननीय मंचस्थ महानुभावों का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना टाइम लेकर के यहाँ पे आए। साथ साथ में आपने हमें जो प्रेरणा दी है कि हम गुजरात में खूब अच्छी तरह से काम कर सकें और ग्लोबल हम विकसित भारत का सपना साकार कर सकें। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Madam, for that insightful overview of Vibrant Gujarat Regional Conferences.
देवियों और सज्जनों, कुछ कहानियां शब्दों से नहीं कही जाती, वे अपने प्रभाव से इतिहास के पन्नों पर स्वयं लिखी जाती है। सेंट्रल गुजरात की ये कहानी भी ऐसी ही है, जहां संकल्प ने गति पाई, उद्योग ने नई ऊंचाइयां और साझेदारियों ने विकास को नई दिशा दी। 2 दिनों का मंथन अनगिनत संभावनाएं और विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करती एक प्रेरक गाथा। अब रोशनी मंद होगी, लेकिन प्रेरणा और भी उज्जवल हो जाएगी। आइए करतल ध्वनि के साथ साक्षी बनते हैं VGRC सेंट्रल गुजरात रीजन की इस प्रेरणादायी ऑडियो विजुअल प्रस्तुति से। कला अने संस्कृतिનું હૃદય, શિક્ષણ અને ઉદ્યમિતાનું આંગણું અને આધુનિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું પાવર હાઉસ એટલે આપણું મધ્ય ગુજરાત। વડોદરાની આ પાવન ધરા પર 2 દિવસ સુધી ગૂંજ્યો વિકાસ, વિશ્વાસ અને પ્રગતિનો નાદ। વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સની આ છેલ્લી કડી મધ્ય ગુજરાતમાં વિકાસની નવી વણઝાર લઈને આવી। અહીં ટ્રેડ શોથી સ્ટાર્ટઅપ્સને મળ્યા નવા વિચાર। ગ્લોબલ જાયન્ટ સાથે સેમિકન્ડક્ટર, આઈટી, ફાર્મા અને એરોસ્પેસ ડિફેન્સ જેવા ફ્યુચરિસ્ટિક સેક્ટર્સ પર થયું મહામંથન અને ઇન્વેસ્ટર્સે કર્યો મધ્ય ગુજરાતની ઔદ્યોગિક તાકાતનો સાક્ષાત્કાર। પણ વિકાસની આ સફર માત્ર વડોદરા પૂરતી સીમિત નથી। વર્ષ 2003માં માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતનું વિઝન આપણને આપ્યું એ છેલ્લા 2 દાયકાથી ગુજરાતની પ્રગતિનું એન્જિન બન્યું છે। बीते 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात समिट ने लगातार कुछ नया, कुछ विशेष किया है। वाइब्रेंट गुजरात की ये रीजनल समिट भी इसका एक उदाहरण बन गई है। इसका फोकस गुजरात के अलग अलग हिस्सों के अनटैप पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलने का है। માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં એ વિચાર એક નવો અવતાર બનીને વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સ સ્વરૂપે રાજ્યના ખૂણે ખૂણે પહોંચ્યો છે। વિઝન હતું કે રોકાણકારોને સીધા જ એ ડેડિકેટેડ પ્રદેશની માટી સુધી લઈ જવા, જેથી તેઓ એ વિસ્તારની અસલી શક્તિ જોઈ શકે અને વિવિધ સેક્ટર્સની સ્ટ્રેન્થ જાણી શકે। રિજનલ ઇકોનોમિક માસ્ટર પ્લાન, લોજિસ્ટિક્સ માસ્ટર પ્લાન અને GIDCના ડેવલપમેન્ટ પ્લાનથી ઉદ્યોગોને બૂસ્ટ મળ્યું। રાજ્યના સંતુલિત વિકાસ માટે GIDC દ્વારા 20 જિલ્લાઓમાં 13,000 એકરથી વધુ વિસ્તારમાં 33 નવી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ્સની જાહેરાત ગુજરાતના ઔદ્યોગિક મેપના સમૃદ્ધ ભવિષ્યના દર્શન કરાવે છે। ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન્સ સાથેની સીધી બેઠકોથી ઉદ્યોગકારોની સમસ્યાઓને સ્થળ પર જ સમજીને તેનું સચોટ વિશ્લેષણ થયું અને ઓન ધ સ્પોટ સોલ્યુશન સાથે મુશ્કેલીઓનો મજબૂત નિકાલ મળ્યો। રાજ્યના 40,000થી વધુ ઉદ્યોગકારોને માત્ર સિંગલ ક્લિક પર 4600 કરોડથી વધુના ઇન્સેન્ટિવ્સથી પ્રોત્સાહન મળ્યું। ઉત્તર ગુજરાતની વાઇબ્રન્ટ ધરાથી શરૂ થયેલી આ સફર સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના આત્મનિર્ભર મિજાજ અને દક્ષિણ ગુજરાતની વૈશ્વિક ક્ષમતાથી વિસ્તરીને આજે મધ્ય ગુજરાતના આંગણે પહોંચી છે। જિલ્લા કક્ષા સુધી પહોંચેલા આ કાર્યક્રમોએ સ્થાનિક ઉદ્યોગોની ભાગીદારી વધારીને છેવાડાના નાના ઉદ્યોગકારને પણ જોડ્યા। રોજગારની અનેક તકો ઊભી થઈ। દરેક પ્રદેશના ઉદ્યમી મેળાએ યુવાઓને 360 ડિગ્રી સપોર્ટ, બિઝનેસ લોન, આર્ટિસન કાર્ડ્સ અને Z સર્ટિફિકેટ આપીને નોકરી શોધનારા નહીં પણ નોકરી આપનારા બનાવ્યા। રિવર્સ બાયર સેલર મીટ દ્વારા એક્સપોર્ટ્સ માટે કુલ રૂપિયા 1680 કરોડથી વધુની બિઝનેસ ઇન્ક્વાયરીઝ મળી અને આપણી લોકલ પ્રોડક્ટ્સ માટે વૈશ્વિક નિકાસના નવા દ્વાર ખુલ્યા। ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है गुजरात गवर्नमेंट का, जहाँ पर मेरे जैसे यंग एंटरप्रेन्योर को एक्सपोजर मिलता है एक बहुत ही हाई लेवल लोगों से, इंडस्ट्री पर्सन से, एक्सपर्ट से बात करने का, नेटवर्क करने का। सो बहुत ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। લોક ભાગીદારીનું આ ભવ્ય મહામંથન હવે તેના સર્વોચ્ચ શિખર તરફ આગળ વધી રહ્યું છે। આ ચારેય પ્રાદેશિક સમિટની ભવ્ય સફળતા
એ 2027માં યોજાનારી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટને વધુ મજબૂત બનાવશે. પ્રાદેશિક આકાંક્ષાઓથી વૈશ્વિક મહત્વાકાંક્ષાઓ સુધી વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારતના મહાસંકલ્પને સિદ્ધ કરવા અને આ વિકાસ યાત્રાને અનંત ઊંચાઈઓ સુધી લઈ જવા વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના સાથે હવે વિશ્વને આવકારવા આતુર છે ગુજરાત. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2027. What a spectacular visual journey. This conference has been a phenomenal bridge between policy and industry to share their unique perspectives on the impact of this event and the economic roadmap ahead for Central Gujarat. We have two visionaries from the corporate world with us. मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर अजय रानका, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ज़ाइडेक्स ग्रुप, मंच पर पधारे और अपना वक्तव्य दें. We humbly request you to adhere to the timeline. Thank you. नमस्कार. आदरणीय राजनाथ सिंह जी, राजीव जी और हमारे प्यारे चहेते मुख्यमंत्री, सारे बैठे हुए डिस्टिंग्विश गेस्ट. मैं गुजरात में 1986 में आया. एक उदाहरण के ऊपर कहूँगा कि यह देश हम सोने का कहते हैं. मिट्टी में एक बीज डालो, उसमें से सैकड़ों, हजारों और लाखों तक फल मिल सकते हैं. और यही मेरे साथ हुआ कि जितनी पूंजी मैं अमेरिका से लेके आया वो आज कम से कम 1 लाख गुना बढ़ गई है. ये गुजरात की वजह से. ज़्यादा समय न लेते हुए 2-3 बातें कहूँगा. मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 2012 में मिला था और एक जो बात उन्होंने कही वो दिमाग में रह गई कि हमें पौष्टिकता हमारे अनाज श्रृंखला में इम्प्रूव करना है. अभी सेंट्रल गुजरात का एक रोल उसमें आता है कि हमें एक बायोटेक सेक्टर के ऊपर एम्फेसिस दिया गया है. बायो एग्रीकल्चर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिससे हम पौष्टिकता भी ला सकते हैं, हम केमिकल फ्री भी हो सकते हैं और हम हमारा जो स्वाद चला गया है उसको भी वापस ला सकते हैं. तो ये एक बड़ा मुझे लगता है मुद्दा हम सेंट्रल गुजरात वालों ने लेना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए कि इंडस्ट्रियल R&D फॉर द न्यू जनरेशन ऑफ इंडिया फॉर बेटर फूड. 2 सजेशन दे के जाऊंगा. तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं. मुझे लगता है कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ का नाम बदल करके जो हम अगले 25 साल के लिए देख रहे हैं कि हमें इनोवेशन बेस्ड, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन बेस्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस, ये हमारे सेंट्रल गुजरात में और पूरे हिंदुस्तान में लाना है. तो मुझे लगता है कि इस डिपार्टमेंट का नाम इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस होना चाहिए कि जब हर व्यक्ति उस डिपार्टमेंट में जाए उसके मन में ये भाव आए कि ये मुझे करना है. एक लास्ट सुझाव कि मुझे लगता है कि हमारे गुजरात में इंडस्ट्री में बहुत ऐसे लोग हैं कि जो दुनिया भर घूमते हैं, अच्छी अच्छी आइडियाज़ में एक्सपोज होते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं. तो क्यों ना गुजरात सरकार ने हमारे में भी 5 थिंक टैंक्स हर फील्ड के लिए जाए गुजरात से और 5 बाहर से भी लिए जाए, हिंदुस्तान से लिए जाए, अब्रॉड से भी लिए जाए. लेकिन हर डिपार्टमेंट हमारे सरकार का यदि थिंक टैंक से जुड़ा हुआ हो और हमारे मंत्रीगण यदि एक दिन यदि उनके साथ समय बिताए तो मुझे लगता है कि जो गुजरात एक गति पाना चाहता है
एक वैश्विक स्तर के ऊपर हमको अपने आप को एक बहुत बड़ा समृद्ध और हैप्पी डेस्टिनेशन के अंदर बदलना चाहता है, वो हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. We appreciate your insights. अब मैं मिस्टर अतुल दालमिया, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रुबामिन प्राइवेट लिमिटेड को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने विचार हमारे साथ साझा करें। वेलकम सर। Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Defence Minister of India, Shri Rajnath Singh Ji, the dignitaries on the dais and in the hall, who have gathered here for this momentous occasion. Like many entrepreneurs, we began as an MSME. We were fortunate that this journey began in the great state of Gujarat. It gave us confidence, opportunity, and an environment where business can grow and succeed. Our journey has not been the easiest one. We chose the long road instead of the short one. We believed in building for the future. Very early in our journey, we decided to invest in technology, research, and innovation. Along the way, we built a culture that values honesty, safety, respect for people, good governance, and care for environment. These values have shaped who we are. They have become part of our DNA. This is Rubamin way. From a small enterprise, we have grown into a large organization, and sustainability has become a cornerstone of all our efforts. Today, we process hazardous industrial waste and waste batteries to recover pure critical minerals such as lithium, cobalt, nickel, manganese, tungsten, molybdenum, and vanadium. These minerals are critical for India's clean energy future and its requirement in the defense sector. What makes us especially proud is that we do this through a circular and sustainable process. Our operations have already achieved zero liquid discharge and zero solid waste. Our next goal is even bigger. We aim to achieve zero fossil energy, and zero river water consumption. By 2050, we hope to achieve net zero carbon emissions. With the support of the Government of Gujarat, we have invested in a global capability center for R&D in critical mineral. To develop new technologies for battery materials, platinum group metals, and rare earth elements, we are proud to play our small part in building the India of tomorrow. True to our feeling of responsibility towards the state, we continue to support art, culture, education, and community development. I stand here today with a heart full of gratitude. We will continue to serve our country with dedication, commitment, and humility. We will continue to innovate. We will continue to build sustainable technologies, and we will continue to provide the critical minerals that will help power India's future. Thank you very much. Jai Hind, Jai Jai Garvi Gujarat. Thank you very much, sir, for your perspective. We appreciate it. देवियों और सज्जनों, अब समय है राष्ट्र के एक ऐसे नीति निर्धारक को आमंत्रित करने का जिन्होंने देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि और डेयरी सेक्टर को एक नया सामर्थ्य और आधुनिक ढांचा दिया है। आइए पूरे सदन की गूंजती हुई तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री भारत सरकार श्री राजीव रंजन सिंह जी को। वेलकम सर। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, यहाँ उपस्थित गुजरात सरकार की माननीय मंत्री डॉक्टर मनीषा वकील जी,
गुजरात के मुख्य सचिव, अभी जिन दो महानुभावों की बात हम लोगों ने सुनी, मिस्टर अतुल दालमिया जी, डॉक्टर अजय रांका जी, और यहाँ उपस्थित इस सभागार में उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, उद्यमीगण, स्टेक होल्डर्स और अन्य महानुभाव, वाइब्रेंट गुजरात का ये क्षेत्रीय सम्मेलन पिछले 2 दिनों से चल रहा है और आज हम सब यहाँ इसके समापन सत्र में एकत्रित हुए हैं। हम गुजरात सरकार और इससे जुड़े अन्य जिन लोगों ने भी इस वाइब्रेंट गुजरात के अलग अलग रीजनल कॉन्फ्रेंस का अलग अलग विषयों पर जो आयोजन किया है, हम उसके लिए उनको बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत सार्थक मंच है और इस सार्थक मंच के आयोजन से गुजरात को विकसित गुजरात में परिणत करने के लिए और अंततोगत्वा जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत बनाने का सपना है, उस दिशा में गुजरात के सहयोग के लिए यह बहुत ही सार्थक रीजनल कॉन्फ्रेंस है। मैं इसके लिए पुनः सभी इसके जो आयोजन करता है राज्य सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस प्रकार के सम्मेलन से नवाचार और प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, इनोवेशन और कमिटमेंट, ये दोनों एक साथ मिलते हैं और जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो उसका परिणाम सार्थक निकलता है। आज सुबह ही मुझको एक इनलैंड फिशरीज के सेमिनार में शामिल होने का अवसर मिला। अब जो गुजरात की स्थिति है, गुजरात में अंतर्देशीय मत्स्य पालन की अपार संभावना है, जलाशयों की कमी नहीं है, तटीय क्षेत्र जो है वो बहुत लंबा तटीय क्षेत्र है, हर गांव में पॉन्ड्स है। मुझको आज बताया गया कि ये 4-5 जिले जो हैं इसके हर गांव में पॉन्ड्स हैं। उन पॉन्ड्स को बेहतर उपयोग करके इनलैंड फिशरीज को बढ़ाने की अपार संभावनाएं यहाँ है। गुजरात में पूरे देश में जो ब्रैकिश वाटर है, जिसको खारा पानी हम कहते हैं, खारा पानी जितना उपलब्ध है उसका 1/3, 1/3 इस गुजरात राज्य में उपलब्ध है। तो हमको इसको उपयोग करके इनलैंड फिशरीज को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना चाहिए और उस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए हमको नीति निर्धारित करना चाहिए। जो मैंने ब्रैकिश वाटर की बात की वो श्रिम्प के प्रोडक्शन के लिए बहुत मजबूत आधार देता है और हमारा श्रिम्प आज जो हमारा एक्सपोर्ट है, पूरे दुनिया में जो हम अपनी मछली का निर्यात करते हैं उसमें श्रिम्प का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे देश में उत्पादित श्रिम्प पूरे दुनिया के हर देश में उसको लोग पसंद करते हैं। तो हमको अगर ब्लू इकोनॉमी लाना है तो हमको इनलैंड फिशरीज को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना होगा और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए हमको नीति बनानी होगी। पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से कई जो प्रयास किए फिशरी सेक्टर में, ब्लू रिवॉल्यूशन, FIDF, PMMSY, PMM, KSSY, इन सारी योजनाओं में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश किया उन्होंने और उस 40,000 करोड़ के निवेश का परिणाम है कि आज हमारे देश का मछली का उत्पादन पूरे दुनिया में, विश्व में दूसरे स्थान पर है, नंबर 2 स्थान पर है। तो इसलिए ये आदरणीय हमारा प्रोडक्शन 2014 में
आजादी के बाद से 2014 तक जहां था, उससे 105 गुना वृद्धि 11 साल में हुई। कहां आजादी के बाद से 2014 और 2014 से 2025 11 वर्ष में हम 105% की वृद्धि हमारे फीस प्रोडक्शन में हुआ। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास का है। उन्होंने इस विभाग को कृषि विभाग के से अलग किया 2019 में, और 2019 में कृषि विभाग से अलग करने के बाद जो अलग अलग योजनाएं चलाई, उसका परिणाम आज है। और जो हमने कहा आपको कि पूरे दुनिया में हम मछली उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर हैं, 105% की वृद्धि है। अगर उस पूरे उत्पादन में देखें तो 147% की वृद्धि, 147% की वृद्धि इनलैंड फिशरी में हुई है। और उस इनलैंड फिशरी में, लेकिन आज इनलैंड फिशरी में 147% का ग्रोथ तो हुआ, लेकिन पूरे एक्सपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो पूरे एक्सपोर्ट को देखने पर हमको एक्सपोर्ट में मात्र 2% का कंट्रीब्यूशन इनलैंड फिशरी का है। तो इसलिए इनलैंड फिशरी को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने का बहुत बड़ा स्कोप है। और गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां अपार संभावना है। उन संभावनाओं का उपयोग करना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ा अर्थमेटिक नहीं है। हमको क्या करना है? टेक्नोलॉजी बेस्ड मत्स्य पालन करना है। हमको स्पेसीज, आज हम प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं इनलैंड फिशरी में, तो रेहू, कतला और इस तरह की मछली जो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए उपयुक्त है। हमको इस विदेशों में कांटा रहित मछली पसंद किया जाएगा। तो इसलिए हमको थोड़ा सा उसके कल्टीवेशन में स्पेसीज के डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। गुजरात में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है। एक्सपोर्ट, इनलैंड फिशरीज के एक्सपोर्ट में एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है ट्रांसपोर्टेशन की। अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो उसका एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा है। तो गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहाँ हम इनलैंड फिशरी को प्रमोट कर सकते हैं। और PMMSY2 जो अभी 16th फाइनेंस कमीशन के साइकिल में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2 का निर्माण, जो फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, वह फ्रेमवर्क भी पूरे तौर पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, ताकि हम इनलैंड फिशरी को मैक्सिमम एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सके। आधुनिक एक्वाकल्चर को अपनाना चाहिए। हमको हैचरी को मजबूत करना चाहिए। हैचरी का जो इकोसिस्टम है उसमें उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। कोल्ड चेन में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको कोल्ड चेन को मजबूत करना चाहिए। AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। IoT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे कई चीज हैं जिनको हम नीति में अपनी शामिल करके इसको मजबूत आधार दे सकते हैं। और इसको अपनाकर हम अगर समयबद्ध कार्य योजना बनाएं और समयबद्ध योजना के तहत इसको आगे करें तो यह होना चाहिए। आज हर गांव में अगर तालाब है, यहाँ पॉन्ड है, तो उसमें मछली पालन को बढ़ावा देना चाहिए। और मछली पालन में वैसे मछली का उत्पादन करना चाहिए जो मछली एक्सपोर्ट के लिए उपयुक्त हो। हाँ, भारत सरकार, इसके पहले भी भारत सरकार ने पूरे तौर पर गुजरात सरकार को सहयोग किया। लगभग 911 करोड़ रुपए की योजना हम लोगों ने गुजरात के लिए स्वीकृत की है। और आगे भी भारत सरकार गुजरात सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। अगर गुजरात को इनलैंड फिशरी के एक्सपोर्ट का पावर हाउस बनना है तो इनको नीति बनानी है। नीति बनाने के लिए स्टेक होल्डर्स, राज्य सरकार, भारत सरकार और सभी एंटरप्रेन्योर्स को मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ बैठ के इसकी योजना बनानी चाहिए और इसकी योजना को बढ़ा के आगे बढ़ाना चाहिए। सभी एक स्टेक होल्डर्स, नीति निर्माता, इंडस्ट्रीज, लीडर्स, वैज्ञानिक,
मत्स्य पालक सबको एक साथ बैठ के नीति बनाना चाहिए और इस नीति के आधार पर हम एक्सपोर्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पुनः आज इस वाइब्रेंट गुजरात के समापन सत्र में मैं राज्य सरकार को, इसके आयोजन से जुड़े सभी और जो सभी वैज्ञानिक यहाँ साइंटिस्ट जो स्टेक होल्डर्स यहाँ आए हैं, सबों का मैं स्वागत करता हूँ और सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के आयोजन से वाइब्रेंट गुजरात वास्तव में वाइब्रेंट गुजरात में परिवर्तित होगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायी और सारगर्भित उद्बोधन के लिए। देवियों और सज्जनों, किसी भी महत्वपूर्ण आयोजन का एक और यादगार पहलू होता है उसकी स्मृतियों को संजोना। We now move to a defining moment of today's conference, the launch of a compendium compiled by ILETS Technomedia in collaboration with IndexB that chronicles Gujarat's journey from regional aspirations to global recognition. I request Hemangini Rajput, Bureau Head, Gujarat ILETS Technomedia, and I humbly request all the esteemed dignitaries on the dais to kindly unveil this souvenir. It's a special souvenir on the impact of Vibrant Gujarat regional conferences. यह स्मारिका न केवल इस आयोजन की झलकियों को समेटे हुए हैं, बल्कि आने वाले समय में विकास की रूपरेखा के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी सिद्ध होगा। आइए तालियों के साथ इसका स्वागत करें इस पल का। धन्यवाद। देवीओ અને સજ્જનો, હવે આપણે આ ગૌરવપૂર્ણ સમાપન સમારોહના તે ચરણમાં છીએ જે ગુજરાતના ભવિષ્યના સંકલ્પને પ્રત્યક્ષ કરે છે। એક એવું નેતૃત્વ જેમણે પરિમાણલક્ષી અને પરિણામલક્ષી નિર્ણયો અને અતૂટ ધ્યેયનિષ્ઠાને પોતાની ઓળખ બનાવી છે, જેમના સંવેદનશીલ અને પારદર્શી વહીવટના કારણે આજે ગુજરાત વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ સર કરી રહ્યું છે। ગુજરાતની અસ્મિતા અને પ્રગતિના પ્રતીક આપણા સૌના લોકપ્રિય અને વિઝનરી મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબને અત્યંત આદર સાથે તેઓના સંબોધન માટે આવકારીએ। ખૂબ તાળીઓ સાથે માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબને આવકારીએ। વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિયોનલ કોન્ફરન્સ મધ્ય ગુજરાતના સમાપન સમારોહ કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત માનનીય કેન્દ્રીય રક્ષા મંત્રી શ્રી રાજનાથસિંહજી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી રાજીવ રંજન સિંહજી, મારા સાથી મંત્રી શ્રીમતી મનીષાબેન વકીલ, જીસીસીઆઈના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી સંદીપ એન્જિનિયર, ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ શ્રીમતી વમતા વર્મા, જીએસએફસીના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી પીકે તનેજા, આમંત્રિત સર્વે મહાનુભાવ, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર। વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની પ્રેરણાથી શરૂ થયેલી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિયોનલ કોન્ફરન્સની ચોથી એડિશનનો આજે સમાપન અવસર છે। વીજીઆરસીમાં 2 દિવસમાં સેમિનાર, પેનલ ડિસ્કશન, 1-to-1 અને બિઝનેસ ટુ ગવર્મેન્ટ મીટિંગ સફળતાપૂર્વક પાર પાડવામાં આવ્યા છે। આ બધા સાથે જ પ્રદર્શન જે યોજાયું તેમાં સંખેડા ફર્નિચર, પિંડોરા પેઇન્ટિંગ, બાંબુ હસ્તકલા પ્રોડક્ટ અને પરંપરાગત ગૃહ ઉદ્યોગ ઉત્પાદનના પણ સ્ટોલ આપણે સૌએ જોયા છે। આદરણીય શ્રી મોદી સાહેબે ઇન્ક્લુઝિવ ડેવલપમેન્ટ, સર્વસમાવેશી વિકાસનો જે ધ્યેય રાખ્યો છે તે વીજીઆરસીમાં આપણને સ્પષ્ટપણે ચરિતાર્થ થતો દેખાયો છે। અહીં મોટા ઉદ્યોગકારો અને બિઝનેસમેનને પ્લેટફોર્મ મળ્યું છે, તો સાથે સાથે નાના અને પરંપરાગત કલા કારીગરી હસ્ત ઉદ્યોગને પણ શોકેશ કરવામાં આવ્યા છે। વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબે હંમેશા નાના માણસોને વિકાસની મુખ્ય ધારામાં લાવવાનો જનકલ્યાણ અભિગમ રાખ્યો છે। આદરણીય શ્રી મોદી સાહેબે રિફોર્મ, પરફોર્મ અને ટ્રાન્સફોર્મના મંત્ર સાથે દેશના ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને ઇકોનોમી માટે સાનુકૂળ નીતિ અને વાતાવરણ ઊભું કર્યું છે। એક સમયે ફ્રેજાઇલ 5માં ગણાતી ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા
આજે ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ 5 ઇકોનોમીમાં આવી ગઈ છે. સરકારે ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસને મજબૂત બનાવવા માટે ડિજિટલ ગવર્નન્સ, નિયમોમાં સરળતા, સિંગલ વિન્ડો સિસ્ટમ, MSME સહાય અને પારદર્શક વ્યવસ્થા દ્વારા મોટા સુધારાઓ અમલમાં મૂક્યા છે તથા ભારતને વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મક વધી છે. હજુ ગઈકાલે જ ભારત સરકારે આંકડા જાહેર કર્યા છે તે મુજબ મે 2026માં ભારતના ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં 5.1% વૃદ્ધિ નોંધાઈ છે. તે મેન્યુફેક્ચરિંગ અને વીજ ઉત્પાદન ક્ષેત્રની મજબૂતી સાથે અર્થતંત્રની સતત ગતિશીલતાનો સંકેત આપે છે. શ્રી મોદી સાહેબે કોરોના કાળ પછી MSMEની નવી વ્યાખ્યા કરી છે, તેમનું નવું બળ આપ્યું છે. પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના તો નાના ઉદ્યોગકારો અને MSME માટે ખૂબ ઉપકારક નીવડી છે. આ યોજનામાં 57 કરોડથી વધુ લોન દ્વારા રૂપિયા 40 લાખ કરોડનું ધિરાણ ફક્ત MSMEને મળ્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ ઉદ્યોગ માટે જરૂરી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઝડપથી વિકસાવ્યું છે અને અગાઉ અટકી પડેલા 4 લાખ કરોડથી વધુના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના કામો તેમના નેતૃત્વમાં પૂર્ણ થયા છે. ડિફેન્સ સેક્ટરમાં પણ આત્મનિર્ભરતામાં ગુજરાત મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. વડોદરામાં દેશની પ્રથમ પ્રાઇવેટ સેક્ટરની લશ્કરી વિમાન ઉત્પાદન સુવિધા ટાટા એરબસ C295 એક સીમાચિહ્ન રૂપ છે. એટલું જ નહીં, વિશ્વની સૌથી અદ્યતન ઓટોમેટિક આર્ટિલરી સિસ્ટમની એક એવું K9 વ્રજ હજીરામાં બનાવવામાં આવ્યું છે. આણંદ અને ધોલેરામાં વિકસી રહેલી સેમિકન્ડક્ટર ઇકોસિસ્ટમ પણ ડિફેન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સેક્ટરમાં ગુજરાતમાં ભવિષ્યમાં નવી તકો ખોલશે. જીઓ પોલિટિકલ સિચ્યુએશનમાં પણ આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ ભારતીય ઉદ્યોગના હિતની સંપૂર્ણ રક્ષા કરી છે. તેમણે 9 જેટલા ફોરેન ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટથી ભારતીય ઉદ્યોગ માટે વિશ્વના દ્વાર ખોલી આપ્યા છે. આજે સમગ્ર વિશ્વને શ્રી મોદી સાહેબના નેતૃત્વ પર ભરોસો છે. એટલું જ નહીં, વિદેશમાં વસતા ભારતીયો પણ દેશના નેતૃત્વ પર વિશ્વાસ વધ્યો છે. તેથી ફોરેન રેમિટન્સીમાં પણ ખૂબ મોટી વૃદ્ધિ જોવા મળી છે. માત્ર 2025માં એક જ વર્ષમાં રૂપિયા 13 લાખ કરોડ રૂપિયા રેમિટન્સીથી ભારતમાં આવ્યા છે. આ નાણાં સોશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટના ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. ગત 12 વર્ષમાં દેશમાં FDIમાં પણ 3 ગણો વધારો થયો છે અને 15 લાખ કરોડથી વધુનું વિદેશી રોકાણ ભારતીય બજારમાં આવ્યું છે. પોતાનો વ્યવસાય કરવાની ધગશવાળા કૌશલ્ય યુવાનોને ઇનોવેશન અને સ્ટાર્ટઅપ દ્વારા ખીલવાની તક પણ વડાપ્રધાનશ્રીએ આપી છે. તેના પરિણામે 2.2 લાખ સ્ટાર્ટઅપ સાથે ભારત વિશ્વની ત્રીજી મોટી સ્ટાર્ટઅપ ઇકોનોમી બન્યું છે. એટલું જ નહીં, 23 લાખથી વધુ નોકરીઓનું સર્જન પણ થયું છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ કરેલા આવા રિફોર્મ્સ અને નવી યોજનાઓથી હવે તો નાના ઉદ્યોગ અને ઉદ્યોગકારોને વિકસવાની તક પણ મળી છે. એમણે શરૂ કરાવેલી વાઇબ્રન્ટ સમિટ જેવા આયોજનો એ માટે એક ટેક ઓફ પ્લેટફોર્મ બન્યા છે. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની 2 દાયકાની સફળ યાત્રાએ આજે ગુજરાતને ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન તરીકે પ્રસ્થાપિત કર્યું છે. નાના ગામો પણ વાઇબ્રન્ટ અને વોકલ ફોર લોકલ ટુ ગ્લોબલ બને તેવા હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટનો વડાપ્રધાનશ્રીનો સંકલ્પ છે. રિજિયનલ એસ્પિરેશન ગ્લોબલ એમ્બિશનની થીમ સાથે શરૂ થયેલી રિજિયનલ વાઇબ્રન્ટ કોન્ફરન્સથી આવા નાના ગામોના ઉદ્યોગો, છેવાડાના યુવાનોને પણ મોટા સાહસ તરફ આગળ વધવાની તક તેમણે આપી છે. આ ચોથી VGRCમાં કુલ 3,34,000 કરોડ રૂપિયાના રોકાણ સાથે 3,759 MOU થયા છે અને અંદાજે 1,97,000 રોજગારીની તકો ઊભી થવાની છે. આ રોકાણો ગુજરાતના GDP તથા માથાદીઠ આવકમાં વધારો કરવો અને રોજગારીના નવા અવસર સર્જવાના સરકારે જે લક્ષ્યાંકો નક્કી કર્યા છે તેને આગળ વધારવામાં નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવશે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના સતત માર્ગદર્શન, પાર્ટનર કન્ટ્રીઝ ઉપસ્થિત રહેલા દેશ વિદેશના ડેલિગેટ્સની ભાગીદારીથી આ VGRCને સફળતા મળી છે. કેન્દ્ર સરકારના મંત્રીશ્રીઓ અને દિવસ રાત એક કરીને કામ કરનાર ટીમ ગુજરાતના સૌ કર્મયોગીઓ તથા પ્રિન્ટ અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાના મિત્રોનો પણ આ તબક્કે આ સફળતા માટે
આભાર વ્યક્ત કરું છું. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આપેલા વોકલ ફોર લોકલથી લોકલ ફોર ગ્લોબલનું વિઝન અને સ્થાનિક શક્તિ, પરંપરા અને પ્રતિભાને વૈશ્વિક સ્તરે લઈ જવાની આપણી પ્રતિબદ્ધતા આ કોન્ફરન્સથી સફળતાના પાયામાં છે. આ વાઇબ્રન્ટ રિજનલ કોન્ફરન્સથી બેલેન્સ્ડ ગ્રોથની સંકલ્પના પાર પડી છે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના આ માટે મજબૂત સપોર્ટ છે અને સૌથી અગત્યની વાત છે, વિશ્વના તમામ દેશોએ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી પર મૂકેલો ભરોસો અને ગુજરાત પરનો વિશ્વાસ છે. આપણે સૌ સાથે મળીને આ વિશ્વાસને વધુ મજબૂત કરીએ. જે રીતે 2003માં શ્રી મોદી સાહેબે કરાવેલી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની એક નાનકડી શરૂઆત વિશ્વવ્યાપી સમિટ બની, તેવી જ રીતે આવી રિજિયનલ કોન્ફરન્સ યોજીને ગુજરાતના વિકાસનો નવો અધ્યાય રચવો છે. વડાપ્રધાનશ્રીના વિકસિત ભારત 2047ના સંકલ્પને પાર પાડવામાં આ રિજિયનલ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત કોન્ફરન્સની જ્વલંત સફળતાઓ ગુજરાતને આપ સૌ સહયોગથી અગ્રેસર રાખશો એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. માનનીય મુખ્યમંત્રી મહોદય, આપના પ્રેરણાદાયી માર્ગદર્શન અને ખાસ કરીને હંમેશા ગુજરાતના ઉદ્યોગ જગતને એક નવી દિશા આપવા બદલ અમે પણ આપનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. देवियों और सज्जनों, अब समय है इस पूरे सम्मेलन के सबसे भावुक, सबसे प्रेरक और गौरवशाली अध्याय का, यानी ज़मीनी स्तर पर अपनी मेहनत और कला का लोहा मनवाने वाले नायकों को सम्मानित करने का. It is time for the regional awards where we honor extraordinary MSMEs and artisans of the Central Gujarat region. ये वे लोग हैं जो हमारी जड़ों को वैश्विक पहचान दे रहे हैं. May I request Honorable Shri Rajnath Singh Sir, Honorable Shri Bhupendra Patel Sir to kindly present these tokens of absolute excellence as I call out the names. Foremost, Messrs. Hariom Electronics, District Vadodara. Sir, we request you that you present the MSME Award, Micro Category. इनको ट्रॉफी, 2 लाख का चेक और सर्टिफिकेट इनायत हो रहा है. हरिओम. I also request Shri Rajiv Ranjan Sir to join. अभिनंदन. अब हम बुलाना चाहेंगे एयर इंडिया न्यूमैटिक्स, पंचमहाल जिला, माइक्रो कैटेगरी. इन्हें भी ट्रॉफी, 2 लाख का चेक एवं सर्टिफिकेट इनायत हो रहा है. MSE अवार्ड इन द यंग कैटेगरी. हम भी तालियों के साथ इनका अभिवादन करें. अभिनंदन. अब बुलाना चाहेंगे मिसेस त्रिशूला, डिस्ट्रिक्ट वडोदरा, MSE अवार्ड, विमेन एंटरप्रेन्योर, स्मॉल कैटेगरी. इन्हें भी ट्रॉफी एवं 2 लाख का चेक और सर्टिफिकेट अभिनंदन के स्वरूप दिया जा रहा है. ये सभी प्रथम विजेता रहे हैं. बहुत बहुत अभिनंदन है. अभिनंदन. अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे चितारा विशाल जयंतीलाल. कलमकारी में वे ट्रेडिशनल नवदुर्गा माता की पछेड़ी तैयार करते हैं. उन्हें 50,000 का चेक, ताम्रपत्र, सर्टिफिकेट एवं शॉल
अर्पित किया जाएगा। महिला कारीगर चितारा लताबेन चंद्रकांत भाई, કલમકારી માતાની પછેડી પાવાની દેવી, તેમને 1.25 લાખનો ચેક, તામ્રપત્ર, સર્ટિફિકેટ અને શોલ એનાયત થઈ રહ્યું છે। खूब खूब आभार सभी महानुभाव का। देवियों और सज्जनों, अब समय है इस भव्य समापन समारोह के अत्यंत गरिमापूर्ण और ओजस्वी नेतृत्व को आमंत्रित करने का। एक ऐसा प्रखर व्यक्तित्व जिनकी राष्ट्र प्रथम की नीति, अडिग निर्णय क्षमता और सुदृढ़ संकल्पशीलता आज वैश्विक पटल पर भारत के स्वाभिमान की पहचान बन चुकी है। आइए पूरे सदन की सबसे प्रचंड और गूंजती हुई करतल ध्वनि के साथ मंच सौंपते हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सर का। Sir, the entire auditorium is waiting to hear from you. We welcome you. आपने देखा होगा कि जब मुझे आमंत्रित किया जा रहा था तो मेरे बारे में बहुत सारे एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया गया है। मुझे आप सबके सामने ठीक ठाक तरीके से पेश करने के लिए मैं समझता हूं कि संचालिका ने बखूबी कोशिश की है। आपको धन्यवाद। वैसे शब्दों के भी अलंकार होते हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे सोने और चांदी के अलंकार यानी आभूषण होते हैं, वैसे शब्दों के भी अलंकार होते हैं। सोने चांदी के अलंकार यदि पहनाए जाते हैं तो आदमी, जब या कोई महिला हो या पुरुष हो, थोड़ा सा ठीक ठाक दिखने लगता है। वैसे ही जो ठीक ठाक न हो पॉलिटिक्स में भी, तो लोगों को ठीक ठाक दिखने लगे, इसके लिए शब्दों के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है और वही मेरे लिए हुआ है। गुजरात के बहुत ही हमारे डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, हमारे मित्र और बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री राजीव रंजन सिंह जी, डॉक्टर मनीषा राजू भाई वकील, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, मिस ममता वर्मा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गुजरात गवर्नमेंट के हमारे अन्य ऑफिशियल्स और यहाँ उपस्थित सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, एकेडमिशियंस, यंग इनोवेटर्स एवं फॉरेन इंडस्ट्री पार्टनर्स और मेरे मीडिया के मित्रों, आज आप सबके बीच वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में मेरा आना, मैं कह सकता हूं कि मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हुई है। और मैं यह मानता हूं कि यह कॉन्फ्रेंस केवल इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा यह आयोजन नहीं है, बल्कि यह नए विचारों, नए साझेदारियों और नए अवसरों के माध्यम से गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक बहुत ही सशक्त और प्रभावी मंच भी है। साथियों, इस सम्मेलन में आने से पहले मैंने यहाँ के कई एग्जीबिशंस भी देखे हैं। यहाँ इंडस्ट्री, एमएसएमई यूनिट्स, स्टार्टअप्स, ऑटोमोबाइल्स, इंटरनेशनल बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट्स, विमेन आर्टिजन्स, ट्राइबल प्रोडक्ट्स, हैवी इंडस्ट्रीज, मोबिलिटी इनोवेशंस, एक्सपोर्ट्स और इंटरप्रेन्योरशिप जैसे अनेक क्षेत्रों में यहाँ मुझे रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है।
यह एग्जीबिशन इस बात का प्रमाण है कि आपकी सोच और आपका यह उद्यम अब हर उस क्षेत्र को छू रहा है जो राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। साथ ही मैंने डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सेमिनार में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो और अन्य इंडस्ट्री एंटिटीज, एमएसएमई यूनिट्स, एसआईडीएम, स्टार्टअप्स, एकेडमिया के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ साथ इंटरेक्ट भी किया था और साथ ही साथ उनके सुझाव भी लिए थे। भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कार्य कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि वह इनक्रेडिबल है, बहुत ही सराहनीय है। और यह सब देखकर अच्छा तो लगता ही है और साथ ही साथ यह इंस्पिरेशन भी हमें मिलती है कि हम अपने प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए और भी अनुकूल इन्वायरमेंट बनाएं हैं ताकि वह और थ्राइव हो सके और भारत की विकास यात्रा में और भी ज़्यादा सहयोग दे सके। साथियों, इस कॉन्फ्रेंस में मुझे गुजरात की वाइब्रेंट स्पिरिट भी दिखाई दे रही है। गुजरात एक तरफ तो अपने इनोवेशन, अपने रेजिलियंस और इकोनॉमिक डायनेमिज्म का प्रतीक रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात की पहचान उसकी वाइब्रेंट कल्चर भी रही है। इसी धरती ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को जन्म दिया, जिन्होंने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। इस धरती ने ही भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा लौह पुरुष दिया, जिन्होंने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोकर एक मजबूत राष्ट्र की नींव भी रखी थी। और इसी गुजरात की मिट्टी ने प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। और ऐसे प्रधानमंत्री को दिया है कि मैं कह सकता हूं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का कद बढ़ा है। आपने स्वयं यह महसूस किया होगा कि पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत क्या बोल रहा है। यह है आज का हमारा भारत। और इसका श्रेय यदि किसी को जाता है, किसी गुजरात में पैदा हुए, गुजरात की मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए, गुजराती माँ की कोख से पैदा हुए आज के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने सारे विश्व में भारत के परचम को लहराया है। साथियों, मैं मानता हूं कि गुजरात सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि एक स्पिरिट भी है, एक ऐसी भावना भी है जिसने हमेशा देश को एक दिशा दी है। चाहे गुजरात के महान व्यक्तित्व हों या फिर दुनिया भर में फैले हुए हमारे गुजराती बिजनेसमैन हैं, गुजराती व्यापारी हों और उद्योगपति हों, गुजरातियों ने हमेशा यह सिद्ध किया है कि हिम्मत और मेहनत के बल पर कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। यह आपने करके दिखाया है। और गुजरात की सबसे बड़ी ताकत केवल इसकी भौगोलिक स्थिति नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की मानसिकता भी है, जिसमें चुनौतियों को अवसर में बदल देने का एक गजब का जज्बा है, एक गजब का उनके अंदर साहस है। वाइब्रेंट गुजरात का मैं मानता हूँ कि यह प्लेटफॉर्म एक तरह से गुजरात के लोगों की और यहाँ की इंडस्ट्री की वाइब्रेंसी को, उसकी जीवंतता को भी यह दिखा रहा है। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन की शुरुआत 2003 में हुई थी, ऐसा मुझे बताया गया, जिसकी नींव तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। और मैं मानता हूं कि उस समय शुरू हुआ यह प्रयास आज विकसित भारत 2047 के संकल्प से जुड़कर एक व्यापक आंदोलन का रूप ले चुका है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक राज्य स्तरीय इन्वेस्टर समिट अपनी वैश्विक पहचान बना पाएगा, एक अपनी ग्लोबल आइडेंटिटी बना पाएगा। उस समय शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और पिछले 2 दशकों में गुजरात में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है और आज यह भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन यह गुजरात बन चुका है। यह मैं बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ। उद्योग अनुकूल नीतियाँ, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्यमशीलता के बल पर गुजरात विकास की नई
ऊंचाइयों को इस समय छू रहा है। आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न भी होगा कि भला एक रक्षा मंत्री का वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन से क्या लेना देना। साथियों, किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा, उसकी अर्थव्यवस्था, इसमें कहीं दो मत नहीं है, एक दूसरे से बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक मजबूत अर्थव्यवस्था ही मजबूत डिफेंस कैपेबिलिटीज की नींव तैयार करती है और एक सुरक्षित राष्ट्र ही विकास, इनोवेशन और इंडस्ट्री के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। डिफेंस सेक्टर का विकास केवल हथियार निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक इकोनॉमिक इकोसिस्टम को गति देता है। डिफेंस कॉरिडोर्स के निर्माण से इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्री और साथ ही साथ रोजगार के भी नए अवसर पैदा होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा मिलने से पूरे इंडस्ट्रियल बेस को मजबूती मिलती है। और आज तेजी से बदलती टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में हमें इसके मोमेंटम का उपयोग करते हुए अपनी इंडस्ट्रियल और डिफेंस कैपेबिलिटीज को और अधिक सशक्त बनाना होगा, ऐसा मैं मानता हूं। वास्तव में डिफेंस में किया गया प्रत्येक इन्वेस्टमेंट नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस और नेशनल प्रॉस्पेरिटी का भी यह आधार बनता है। और साथियों, इतिहास हमें यह सिखाता है कि जो महान राष्ट्र होता है वह महान राष्ट्र सदा ही 3 मजबूत नींवों पर वह खड़ा होता है। उसकी एक इकोनॉमिक पावर होती है, आर्थिक ताकत होती है, साथ ही साथ उसकी एक टेक्नोलॉजिकल पावर होती है, तकनीकी शक्ति से कहते हैं, और थर्ड होती है, तीसरी होती है नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा। और ये तीनों एक दूसरे के साथ जो है गहराई से जुड़े हुए हैं। जहां इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और टेक्नोलॉजी में बढ़त होगी, वही देश, वही राज्य सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत होगा। और जहां राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत होगी, वहीं पर इंडस्ट्री और इनोवेशंस भी ठीक तरीके से चल सकते हैं, ठीक तरीके से फल फूल सकते हैं। साथियों, आज पूरी दुनिया तेजी से बदलते हुए जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट का सामना कर रही है। ऐसे समय में भारत की आत्मनिर्भरता, यहाँ की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी यानी तकनीकी क्षमता और सामूहिक संकल्प ही यह तय करेंगे कि आने वाले डिकेड्स में वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका क्या होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हम सभी भारतवासियों के सामने रखा है। और मैं मानता हूं यह केवल आर्थिक विकास का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प है जो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो, यानी धनवान हो, तकनीकी दृष्टि से, टेक्नोलॉजिकल दृष्टि से पूरी तरह से सक्षम हो और सामाजिक रूप से भी पूरी तरह से सशक्त हो। यदि मैं एक रक्षा मंत्री के रूप में इस परिवर्तन को देखता हूं, तो मैं साफ और स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि डिफेंस सेक्टर इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पिलर है। और पिछले 1 दशक में भारत के रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं, अनप्रेसिडेंटेड रिफॉर्म्स हुए हैं। और एक समय था जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए बड़े पैमानों पर दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर था, यानी दुनिया के दूसरों से वह आयात करता था, इंपोर्ट करता था। लेकिन आज भारत डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स की सफलता और प्राइवेट सेक्टर की इसमें बढ़ती हुई भागीदारी और स्टार्टअप की नई ऊर्जा ने मिलकर एक मजबूत डिफेंस इकोसिस्टम भी भारत में तैयार किया है। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत अभियान के तहत हम एरोस्पेस और डिफेंस जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को बढ़ावा दे रहे हैं। मेक इन इंडिया, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसे इनिशिएटिव्स
इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बजट में मॉडर्नाइजेशन और कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए किए गए प्रोविजंस का उद्देश्य डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करना है और उन्हें ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा भी बनाना है। डिफेंस सेक्टर में साथियों इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए हमने लाइसेंसिंग प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई किया है, एफडीआई पॉलिसी को भी लिबरलाइज किया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के माध्यम से एक बहुत ही अनुकूल इकोसिस्टम भी तैयार किया है। सृजन पोर्टल, आईडेक्स, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन और सेल्फ सर्टिफिकेशन जैसे सुधारों ने छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने का उनके अंदर एक विश्वास पैदा किया है। हमारा उद्देश्य एक ऐसा डिफेंस इकोसिस्टम तैयार करना है जहां इनोवेशन, इंडस्ट्री और आत्मनिर्भरता ये तीनों मिलकर एक नए भारत की सुरक्षा शक्ति को पहले की अपेक्षा और अधिक मजबूत करेंगे। साथियों, मुझे कहते हुए खुशी होती है कि हमारे इन प्रयासों का परिणाम अब साफ दिखने लगा है। यदि मैं आंकड़े की बात करूं, 2014 में 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा डिफेंस प्रोडक्शन इस समय बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो बहुत कम हुआ करता था, अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़ का था, और आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमने अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर लिया है। हालांकि यह सब महज मैं मानता हूं कि एक शुरुआत है, अभी हमें और भी आगे जाना है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मेरा मानना है गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। गुजरात के पास एक रोबस्ट इंडस्ट्रियल बेस है, मैं जानता हूं गुजरात के पास एक रोबस्ट इंडस्ट्रियल बेस है और एक स्किल्ड वर्कफोर्स भी है गुजरात के पास, और एक ऐसी इंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है जो आत्मनिर्भरता की इस यात्रा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कटिंग एज रिसर्च तक यह राज्य डिफेंस प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हब बन सकता है, ऐसा गुजरात के बारे में मेरा विश्वास है। साथियों, यह गुजरात का ही सामर्थ्य है कि वडोदरा आज भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का केंद्र बन चुका है। टाटा एयरवेज C295 प्रोजेक्ट भारत की एरोस्पेस जर्नी का एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। और साथियों, दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी प्लेटफॉर्म में से एक यानी K9 वज्रा भी अपने नाम के अनुरूप ही हमारी सेना की मारक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि कर रहा है, और यह गर्व की बात है इसका भी निर्माण गुजरात की फैसिलिटी में ही हुआ है। फ्यूचर वारफेयर और फ्यूचर इकोनॉमी दोनों ही चिप्स पर चलेंगे। मैं समझता हूं कि आज बच्चा नहीं बल्कि जो मध्यम आयु के लोग हैं वो लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए साड़ंद और धोलेरा में जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित हो रहा है वह एक तरह से भारत की टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी, तकनीकी संप्रभुता का आधार स्तंभ बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक और साइबर सिक्योरिटी से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक गुजरात का यह इकोसिस्टम हमें हर क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और साथियों, गुजरात के पास जो इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ्स है वे सीधे डिफेंस सेक्टर की जरूरतों से जुड़ सकती है, और यहाँ केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स का जो मजबूत बेस है वह एडवांस मटेरियल्स,
कंपोजिट्स और प्रोपेलेंट्स जैसे क्षेत्रों में बहुत काम आ सकता है। और यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, एवियनिक्स, सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम में भी बड़ा योगदान दे सकती है। और यहाँ के पोर्ट्स और शिप बिल्डिंग की क्षमताएं नेवल सिस्टम्स और मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत कर सकती हैं। यह गुजरात के अंदर ताकत है, इसको मैं अच्छी तरह समझता हूं। साथियों, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में जो गुजरात की जो लीडरशिप है, वो आने वाले समय की डिफेंस टेक्नोलॉजीज के लिए भी एक नया रास्ता खोल सकती है, ऐसा मैं देखता हूं। यानी गुजरात के पास वह पूरा इकोसिस्टम मौजूद है जिसकी एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की आवश्यकता होती है। और यह गुजरात डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक मेजर हब बन सकता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बस जरूरत है इस मौजूदा ताकत को एक नई दिशा देने की। और मुझे विश्वास है गुजरात के हमारे जो नौजवान बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, यहाँ के उद्यमी जो यहाँ पर बैठे हैं, वह इसे करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। गुजरात के पास उद्योग की ताकत तो है ही, युवाओं की ऊर्जा है, और साथ ही साथ गुजरात के लोगों में मैंने देखा है कि उनके अंदर इनोवेशन की क्षमता भी है। और यही तीनों मिलकर भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। और साथियों, इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके साथ इंटरेक्शन और पार्टनरशिप बिल्डिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री नियमित रूप से वेबिनार्स और सेमिनार्स भी आयोजित करता है, ताकि अपनी पॉलिसी और अपॉर्चुनिटीज के बारे में सबको अपडेट किया जा सके। और इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए भी हम लगातार अपने नौजवानों से, अपने स्टार्टअप से, अपने इनोवेटर से कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। और यह वाइब्रेंट गुजरात जैसा मंच भी इसी कोऑर्डिनेशन की एक मिसाल है। हमारी सरकार इंडस्ट्रीज के लिए एक सपोर्टिव इकोसिस्टम तैयार करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज के माध्यम से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मैकेनिज्म के माध्यम से, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से और कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के माध्यम से हम हर क्षेत्र में अपने इंडस्ट्रियलिस्ट का साथ इस समय दे रहे हैं। और साथियों, मैं यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे सारे प्रयास आत्मनिर्भरता के अपने विजन के तहत हम कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए आत्मनिर्भरता का मतलब अलगाव नहीं है, सेपरेशन नहीं है। हमारे लिए आत्मनिर्भर भारत का मतलब है एक ऐसा भारत जो आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, जो अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो और जो दुनिया के साथ बराबरी के आधार पर एक इक्वल पार्टनर के रूप में काम करे। हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए हम जो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के हैं, उनके साथ भी कोलैबोरेशन का खुले दिल से स्वागत करते हैं। हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट वेंचर्स को भी बढ़ावा देते हैं। हालांकि इसमें हमारी भावना ये जरूर रहती है कि इसका असली फ़ायदा भारत की धरती पर मिले, भारत के लोगों को मिले और भारत की अपनी कैपेबिलिटीज़ का निर्माण भी यहाँ पर हो। साथियों, भारत आज आत्मनिर्भरता के रथ पर सवार होकर वैश्विक कुरुक्षेत्र में हुंकार भर रहा है। आज हमारा भारत आत्मनिर्भरता के रथ पर सवार होकर वैश्विक कुरुक्षेत्र में हुंकार भर रहा है। और मुझे विश्वास है कि इसमें गुजरात भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर खड़ा होगा। और जिस तरह से गुजरात अपनी रिमार्केबल ग्रोथ जर्नी को आगे बढ़ा रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह राज्य भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल एक्सलेंस को आगे बढ़ाने में एक लीडिंग रोल प्ले करेगा। साथियों, आज भारत का आत्मविश्वास वहां पहुंच चुका है। आज भारत का आत्मविश्वास वहां पहुंच चुका है जहां से हम केवल भविष्य की कल्पना ही नहीं कर रहे हैं,
बल्कि हम भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं। हम सब मिलकर एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां भारत में डिजाइन किए गए, भारत में डेवलप किए गए और मैन्युफैक्चर किए गए प्रोडक्ट्स न केवल हमारे राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करें, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में भी वह अपनी सेवाएं दें, ग्लोबल मार्केट्स में भी वह सर्व करें। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं, ऐसा इकोसिस्टम डिफेंस का बनाना चाहते हैं। साथियों, आइए हम सब मिलकर काम करें ताकि हम रीजनल स्ट्रेंथ्स को नेशनल कैपेबिलिटीज में बदल सकें, लोकल इनोवेशन को ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में बदल सकें और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ में बदल सकें। और मैं यहाँ उपस्थित सभी रीजनल इंडस्ट्रियल पार्टनर्स और स्टेक होल्डर्स का आह्वान करता हूँ, आप सभी इस मिशन में अपना योगदान दें और भारत की आत्मनिर्भरता की इस यात्रा में आप भी भागीदार बने, यह हमारी अपील है। और हम ऐसा भारत बनाएं जिसकी सीमाएं सुरक्षित हों, जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में आत्मविश्वास से भरे हुए एक राष्ट्र के रूप में हो। साथियों, मैं गुजरात सरकार को और खासकर यहाँ के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को और आपकी पूरी टीम को, इंडस्ट्री पार्टनर्स को और इस कॉन्फ्रेंस से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को भी विशेष रूप से हार्दिक बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। और मैं इस आयोजन, निश्चित रूप से यह आयोजन कामयाब रहा होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है, क्योंकि इस कार्यक्रम में क्या आउटकम्स रहे हैं उसकी पूरी जानकारी अभी तक मुझे नहीं है, लेकिन जो कुछ भी थोड़ी बहुत जानकारी मिली है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से यह सफल होगा और आगे भी इस प्रकार के जो वाइब्रेंट गुजरात के जो कार्यक्रम होंगे वह मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा प्रभावी होंगे और इससे ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको एक बार धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूँ। माननीय रक्षा मंत्री महोदय, आपके ओजस्वी, सचोट एवं महत्वपूर्ण संबोधन के लिए एवं गरिमामय उपस्थिति के लिए हम भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, आज यहाँ किसी सफ़र का अंत नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ से सेंट्रल गुजरात के विकास की एक नई और अदम्य शुरुआत हो रही है। जो विचार यहाँ उपजे हैं वे आने वाले कल का निर्माण करेंगे। आभार ज्ञापन करने के लिए मैं श्री पी.के. तनेजा, प्रेसिडेंट GSFC को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी श्री राजीव रंजन सिंह जी, गुजरात राज्य के माननीय मंत्री श्री डॉक्टर मनीषाबेन वकील जी, श्री संदीप इंजीनियर, प्रेसिडेंट गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, our colleague श्रीमती ममता वर्मा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड माइंस, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, माननीय मंत्रीगण, विभिन्न देशों के राजनयिक प्रतिनिधिगण, भारत सरकार एवं गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्योग जगत के अग्रणी प्रतिनिधिगण, निवेशक, उद्यमी, MSME एवं स्टार्टअप जगत के प्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, GSFC विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मुझे वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस सेंट्रल VGRC सेंट्रल के समापन समारोह में आभार प्रस्ताव प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पिछले 2 दिनों से इस सम्मेलन ने रीजनल एस्पिरेशंस, ग्लोबल एम्बिशंस की भावना को साकार करते हुए शासन, उद्योग, शिक्षा, नवाचार, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप के विभिन्न क्षेत्रों को एक साझा मंच पर लाकर गुजरात के विकास को नई दिशा प्रदान
की है। सर्वप्रथम मैं भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के प्रति गुजरात सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति एवं प्रेरणादायी उद्बोधन ने इस समापन समारोह को विशेष गौरव प्रदान किया है। मैं गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के प्रति भी अपनी और आप सबकी तरफ से हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आपके दूरदर्शी नेतृत्व से वाइब्रेंट गुजरात आज निवेश, इनोवेशन और समावेशी विकास का एक वैश्विक मंच बन चुका है। मैं भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन जी, उनके गौरवमय उपस्थिति के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ गुजरात सरकार के माननीय मंत्री श्री डॉक्टर मनीषाबेन वकील एवं GCCI के प्रेसिडेंट श्री संदीप ने उनकी उपस्थिति के लिए भी आभारी हूं। हमें गर्व है कि गुजरात में फायर एंड एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी में एक बीटेक प्रोग्राम GSFC विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय पूरे राज्य में है। इस कार्यक्रम के लगभग 200 विद्यार्थियों में से 56 विद्यार्थी आज देश की विभिन्न प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थाओं में कार्यरत हैं और औद्योगिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षित कार्यप्रणाली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस क्षेत्र में हमारे द्वारा एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी स्थापित किया गया है, जिसका लाभ पूरे गुजरात राज्य को मिल रहा है। मैं गुजरात राज्य सरकार का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मध्य गुजरात के सबसे युवा एवं पसंदीदा GSFC विश्वविद्यालय को इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी का अवसर प्रदान किया है। यह हमारे प्रति व्यक्त विश्वास हमारे लिए गौरव और सम्मान का विषय है। मैं हमारी पेरेंट कंपनी GSFC लिमिटेड का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिसने अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से GSFC विश्वविद्यालय की स्थापना की है। GSFC लिमिटेड के निरंतर सहयोग एवं मार्गदर्शन के इस आयोजन को सफल बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। मैं वाइब्रेंट गुजरात सचिवालय, आयोजन समिति, गुजरात सरकार के सभी विभागों, जिला प्रशासन, उद्योग संगठनों, सहभागी संस्थाओं, स्टार्टअप समुदाय, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके समर्पित प्रयासों से ये आयोजन अत्यंत सफल रहा। मैं सभी विशिष्ट वक्ताओं, पैनल विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों, निवेशकों, उद्यमियों, प्रतिनिधियों तथा मीडिया का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपकी सक्रिय सहभागिता के कारण इस सम्मेलन को सार्थक और प्रभावशाली बनाने में समर्थ मिला है। हमें विश्वास है कि इस सम्मेलन के संवाद, सहयोग एवं MOU से विकसित गुजरात और विकसित भारत एट 2047 के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। मैं पुनः हमारे माननीय मुख्य अतिथि, सभी विशिष्ट अतिथियों एवं प्रत्येक सहभागी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी उपस्थिति से इस सम्मेलन को एक ऐतिहासिक सफलता प्रदान हुई है। आप सभी का पुनः हार्दिक धन्यवाद। जय जय, जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। थैंक यू। धन्यवाद सर। और हम पुनः हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं हमारे मुख्य अतिथि श्री राजनाथ सिंह साहब का, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब का, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन जी का, हमारे माननीय मंत्री महोदया डॉक्टर मनीषाबेन वकील का एवं मंचस्थ सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी उपस्थित आमंत्रित मेहमानों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
જેઓના MSME અવોર્ડ્સ બાકી છે તેઓને વિનંતી છે કે મંચની આ સાઈડ જમણી બાજુ આવી અને ડાબી બાજુ આવીને આપ MSME કમિશનરેટ ઓફિસના વ્યક્તિઓને પણ મેં વિનંતી કરીએ છીએ કે તેઓ અહીંયા પધારે અને વેન્ડર ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ MSME અંતર્ગત યોજવામાં આવ્યો છે એ SOT 205-206માં છે. 18 મોટી કંપનીઝ ત્યાં આપના માટે રાહ જોઈ રહી છે. જેઓને પણ તેમાં રસ હોય તેઓને અમે આમંત્રિત કરીએ છીએ કે અમારી સાથે જોડાશો. આભાર, ધન્યવાદ. Thank you so much.